बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नैना वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नैना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नैना वॉइस ब्लैक थंडर सेक्शन के अगले हिस्से के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि तनवीर ने किस तरह 6 दुश्मनों के साथ एक ही वक्त में खूनरेज़ जंग लड़ी और दुश्मनों पर फातह कहलाया। तो चलिए जानते हैं। इमरान अब सफदर और कैप्टन शील की तरफ मुड़ा, जो राल्फ को घसीट कर दीवार के साथ लगाकर बिठा चुके थे। राल्फ चूँकि बेहोश था, इसलिए उन दोनों ने उसके ऊपर वाले जिस्म को संभाला हुआ था। इमरान ने आगे बढ़कर राल्फ का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लग गए, तो इमरान ने हाथ हटा लिया, लेकिन सफदर और कैप्टन शील उसे वैसे ही थामे रहे। कुछ देर बाद राल्फ ने कराहते हुए आंखें खोली और उसका जिस्म ढीला पड़ा हुआ जिस्म तनसा गया, तो कैप्टन शील और सफदर उसे छोड़कर पीछे हट गए। तुम लोग बाहर जाकर निगरानी करो, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शील सर हिलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने मशीन गन्ने उठाई और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जबकि इमरान ने कुर्सी उठाकर राल्फ से कुछ फासले पर रखी और उस पर बैठ गया। आओ हम भी बाहर चलें, जूलिया ने तनवीर से कहा। तो तनवीर यूं झटके से उठ खड़ा हुआ जैसे अगर उसने एक लम्हा भी जूलिया के हुक्म की तामील ना की तो क़यामत टूट पड़ेगी, और इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। जूलिया तनवीर को सहारा देकर बाहर ले गई। ये मुझे क्या हो गया है? मेरी तो टांगें ही हरकत नहीं कर रही। राल्फ की खौफ में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरे डिसलोकेट हो गए हैं, इसलिए अगर उन्हें ठीक ना किया गया तो तुम बाकी सारी उम्र इसी हालत में गुजारोगे, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अरे मुझे अस्पताल पहुंचाओ, मैं इस हालत में कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ, राल्फ ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर सकता राल्फ, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। अरे तो फिर मुझे ठीक करो प्लीज़, राल्फ ने यकलौत मिन्नत भरे लहजे में कहा। उसकी सारी अकड़ ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। वो अब किसी बेबस और लाचार बच्चे की तरह भूल रहा था। एक शर्त पर अभी मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे सच सच बता दो कि ए सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकू क्या है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। मुझे बेहोश करके वहाँ ले जाया जाता था और बेहोश करके ही वापस लाया जाता था, राल्फ ने ऐसे लहजे में कहा। इमरान समझ गया कि वो सच बोल रहा है। फिर तुम्हारे साथ मुझे हमदर्दी का क्या फ़ायदा, तुमने भी तो हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं की, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ठीक कर दो प्लीज़, मैं बाकी सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा, राल्फ ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें शर्त तो बताई है, अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम ठीक होना चाहते हो या नहीं, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मुझे वाकई मालूम नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे मालूम होता तो यकीनन मैं बता देता, राल्फ ने इंतहाई बेबसी से कहा। अच्छा ये बताओ कि सेक्शन हेडक्वार्टर का इंचार्ज कौन है, इमरान ने कहा। इंचार्ज हाग है, मास्टर हाग, राल्फ ने फ़ौरन जवाब दिया। उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, इमरान ने पूछा। वो एक्रीमैन है, राल्फ ने जवाब दिया। हेडक्वार्टर का अंदरूनी नक्शा क्या है, कि वहाँ कितने अफराद वहाँ मुस्तकिल रहते हैं, इमरान ने कहा। हेडक्वार्टर 2 बड़े हालों और 20 बड़े बड़े कमरों पर मुश्तमिल है। उन हालों में अजीबोगरीब मशीनरी नस्ब है जो 24 घंटे चलती रहती है, जबकि कमरों में मीटिंग्स होती रहती हैं और पूरी दुनिया से फ़िज़ाई हथियारों के बारे में मालूमात मिलती रहती हैं। इन मालूमात की बिना पर वहाँ काम होता रहता है, लेकिन क्या काम होता है इसका मुझे इल्म नहीं। वैसे वहाँ बड़े बड़े साइंसदान भी हैं और माहिरीन भी। तकरीबन 150 अफराद वहाँ मुस्तकिल रहते हैं और उनको दुनिया की हर सहूलत मुहैया की जाती है, राल्फ ने तफसील बताते हुए कहा। वहाँ औरतें भी हैं या नहीं, इमरान ने पूछा। वहाँ 200 से ज़्यादा नौजवान और खूबसूरत लड़कियाँ हैं, और वहाँ हर शख्स को इजाज़त है कि वो जिस लड़की को चाहे दोस्त बना ले, लड़की की अपनी रजामंदी ज़रूरी नहीं, राल्फ ने जवाब देते हुए कहा। उन सब के लिए खुराक भी ज़रूरी होती होगी, साइंसी मटेरियल की सप्लाई होती रहती होगी, ये सब कैसे होता है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ चीफ को या उसके चंद मखसूस साथियों को इल्म है, और किसी को ये जुर्रत नहीं कि वो किसी से कोई बात बगैर किसी मकसद की पूछे, क्योंकि वहाँ हर आदमी की मुस्तकिल साइंसी निगरानी होती रहती है। उसकी फ़िल्म बनती रहती है और जिस पर मामूली से शक भी पड़ जाए तो उसे फ़ौरन गोली मार दी जाती है, फिर उसकी लाश भी गायब हो जाती है, राल्फ ने जवाब दिया। तुम वहाँ से क्यों वापस आए और कैसे वापस आए, इमरान ने पूछा। एक लड़की के पीछे मेरा एक साइंसदान से झगड़ा हो गया था, उसने मुझे हकीर समझकर मुझे गाली दे दी, तो मैंने थप्पड़ मारकर उसकी गर्दन तोड़ दी। मुझे गोली मारने का हुक्म दिया गया, लेकिन फिर हुक्म में तब्दीली कर दी गई और मुझे वहाँ से निकालकर जहाँ सार को भिजवा दिया गया। और हाग ने मुझे कहा कि मैं चूँकि एक अच्छा लड़ाका हूँ, इसलिए उसने मेरी जान बख्श दी है। मैं इसे हाग का एहसान समझता हूँ, इसलिए उसके हुक्म पर जहाँ हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहता हूँ, राल्फ ने जवाब देते हुए कहा। अब ये बताओ कि तुम्हारे अलावा भी किसी को वापस भेजा गया है या नहीं, इमरान ने कहा। हाँ, एक बूढ़े साइंसदान को वापस भिजवाया गया था, उसका नाम सर वाल्टर था।
वो अचानक किसी वबाई मर्ज़ का शिकार हो गया था। उसे हेडक्वार्टर में मज़ीद काम लेना था और वो उसे वहाँ रख भी नहीं सकते थे। इसलिए हार्ग ने उसे एक्रीमा के एक बड़े अस्पताल भिजवा दिया, लेकिन वो 2 माह बाद उसी मर्ज़ में हलाक हो गया। राज ने जवाब देते हुए कहा। किस अस्पताल में भिजवाया गया था उसे? इमरान ने पूछा। क्राइस्ट अस्पताल में, राज ने जवाब दिया। आज से कितना अर्सा पहले की बात है? इमरान ने पूछा। 4 साल तो हो गए होंगे, राज ने जवाब दिया। इसके अलावा कोई और? इमरान ने कहा। अरे नहीं, और तो कोई नहीं, राज ने रुक रुक कर कहा। इसका मतलब है कि तुम बाकी ज़िंदगी इसी हालत में गुजारना चाहते हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरे अंदर वैसे ही कुदरती सलाहियत है कि मैं सच और झूठ को फ़ौरन पहचान लेता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम मुझे वाकई ठीक भी कर दो और मुझे ज़िंदा भी छोड़ दोगे? राज ने कहा। ठीक करने का वादा बाकी तुम्हारी अपनी हिम्मत होगी, इमरान ने कहा। तो राज की आंखों में चमक आ गई। तो फिर सुनो, किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें ये राज बताया है। यहाँ सार्गो में हार्ग की एक दोस्त औरत रहती है, उसका नाम ग्रीटा है। वो हार्ले क्लब की मालिका और मैनेजर है और वही क्लब में ही एक कमरे में उसकी रिहाइश है। हार्ग हर माह एक हफ्ते के लिए उसके पास आता है और पूरा हफ्ता उसे ग्रीटा के साथ गुजारता है। और अगर वो किसी वजह से ना सके तो फिर वो ग्रीटा को वहीं अपने पास बुलवा लेता है। और ग्रीटा इस कदर नफीस लड़की है कि हार्ग उसे बार बार बेहोश करने का रिस्क भी नहीं ले सकता। इसलिए मुझे यकीन है कि ग्रीटा को सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में मालूम होगा, राल्फ ने कहा। ग्रीटा का फ़ोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा। तो राल्फ ने फ़ोन नंबर बता दिया। तुम उसे मेरे सामने फ़ोन करके अपनी बात कंफर्म कराओ, इमरान ने कहा। मैं उसे क्या कहूँ, मेरी तो उससे बस आम वाजबी सी वाकफियत है और वो हाँ की औरत है। मैं तो उससे फालतू बात भी नहीं कर सकता, राल्फ ने उलझे हुए लहजे में कहा। जो जी में आए बात करो, लेकिन मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, इमरान ने कहा। ठीक है, राल्फ ने कहा। तो इमरान उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया, जिसके खुले हुए पट से उसे वहाँ एक कार्डलेस फ़ोन पीस पड़ा हुआ नजर आया। इमरान ने फ़ोन पीस उठाया और उसे राल्फ के करीब लाकर उसने राल्फ के बताए हुए नंबर प्रेस किए। फिर लाउडर का बटन ऑन करके उसने फ़ोन पीस राल्फ के कानों से लगा दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हार्ले क्लब। चंद लम्हा बाद एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद बेहज़बाना था। राल्फ बोल रहा हूँ, मैडम से बात कराओ, राल्फ ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हा बाद वाकई इंतहाई मुतरन्नम और नफीस सी निसानी आवाज़ सुनाई दी। राल्फ बोल रहा हूँ, मैडम। राल्फ का लहजा मोदब था। यस, ग्रेटा बोल रही हूँ। क्या हुआ, क्यों फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे चीफ़ से ज़रूरी मशवरा करना था। मैंने इसलिए फ़ोन किया कि चीफ़ का सार्को आने का क्या शेड्यूल है? राल्फ ने कहा। फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं और ना ही मैं उसके पास जा रही हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ क्यों मैडम? राल्फ ने लहजे में हैरत जाहिर करते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, जो कुछ हार्ग ने मुझे बताया वही मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरी तरफ से नफीस लहजे में कहा गया। ओके ठीक है मैडम, तकलीफ़ दही पर माज़रत हवा हूँ, राल्फ ने कहा। कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से इसी तरह नफीस लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने फ़ोन ऑफ करके उसे एक तरफ रख दिया। अब मुझे ठीक कर दो, राल्फ ने कहा। हाँ, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मैं पहले अपने साथियों को बुला लूँ, इमरान ने कहा और मुड़कर तेज़ी से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके पीछे तनवीर और जूलिया थे। मैं इसे ठीक कर रहा हूँ तनवीर, क्योंकि उसने वाकई मेरे साथ ताउन किया, लेकिन मैंने इसे जिंदा छोड़ देने का कोई वादा नहीं किया और ये बहरहाल तुम्हारा मुल्जिम है, इसलिए इसका फ़ैसला तुम खुद कर सकते हो। इमरान ने पाकिस्तानी ज़ुबान ने तनवीर से मुहातिब होकर कहा। नहीं, ये तनवीर का नहीं, मेरा मुजरिम है, क्योंकि इसने तनवीर पर हाथ उठाकर मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, जूलिया ने अचानक कहा। तो इमरान और तनवीर उसके इस फिक्रे पर बेएहतियात चौंक पड़े। फिर इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया, जबकि तनवीर का चेहरा बहार में खिलने वाले फूल की तरह खिल उठा। इमरान ने आगे बढ़कर उस राल्फ की दोनों टांगों को पकड़कर उसे घसीट कर दीवार से आगे ले आया और फिर उसने उसे पलट दिया। फिर उसने उसकी दोनों टांगें पकड़कर खुद अपने पैर की उस दोनों साइडों में रखी और टांगों को उसके सर की तरफ ले जाने लगा। राल्फ के मुंह से कराहें निकलने लगी, लेकिन इमरान आहिस्ता आहिस्ता दोनों टांगों को नीचे ले जा रहा था और आहिस्ता साथ साथ वो आगे की तरफ भी खिसकता जा रहा था कि अचानक कटक कटक की आवाज़ें सुनाई दी और साथ ही इमरान तेज़ी से पीछे हट गया। राल्फ के मुंह से हल्की सी चीख निकली और इमरान उसे छोड़कर एक तरफ हट गया। राल्फ ने अपनी टांगों को हरकत दी तो टांगें हरकत में आ गई और वो तेज़ी से बैठकर उठने की कोशिश करने लगा। पहली बार तो वो लड़खड़ाया, लेकिन दूसरी कोशिश में वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। उसके साथ उसने अपने जिस्म को आगे पीछे करके देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ इंतहाई मुसरत के तासुरात नुमायाँ हो गए थे। ओह, तुम तो जादूगर हो, हैरत अंगेज़, ये सब कैसे हो गया? राल्फ ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और अब हम जा रहे हैं, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ, यकलस राल्फ ने कहा तो इमरान मुड़कर वहीं रुक गया। क्या आ कहना चाहते हो? इमरान ने कदरे स्पार्ट लहजे में कहा। तुमने मुझे ठीक करके जो मुझ पर एहसान किया उस पर मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ, और वादा यह है कि आइंदा मैं कभी पाकिशा के खिलाफ काम नहीं करूँगा। राल्फ ने कहा। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर आ गया, जबकि तनवीर और जूलिया दोनों वहीं मौजूद थे। क्या हुआ इमरान साहब? दूसरे कमरे में मौजूद सफदर ने अकेले इमरान को आते देखकर कहा। एक टिप मिली है, तो शायद काम बन जाए, इमरान ने कहा। तनवीर और जूलिया कहाँ हैं? सफदर ने पूछा। वो राल्फ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखो उनको क्या मिलता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, कैसे मुज़ाकरात? सफदर ने चौंक कर कहा। मैंने राल्फ से वादा किया था कि अगर वो मुझे सेक्शन हेडक्वार्टर की कोई खास टिप दे तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंने उसे ये वादा करने से इनकार कर दिया कि मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगा।
लेकिन मेरे उस वादे पर उसकी आंखों में मखसूस चमक आ गई थी, जिसका मतलब था कि वो ठीक होने पर अपना दिफा खुद ही कर सकता है। वो चूँकि तनवीर का मुजरिम था, इसलिए मैंने तनवीर को बुलाया तो जूलिया भी उसके साथ आ गई। जूलिया ने कहा कि चूँकि उसने तनवीर पर हाथ उठाया था, इसलिए वो जूलिया का मुजरिम है। बहरहाल मैंने उसे ठीक कर दिया तो राफ ने वादा किया कि वो आइंदा कभी पाकिस्तानी अफराद के खिलाफ काम नहीं करेगा। अब बाकी मुज़ाकरात ज़ाहिर है लैला मजनू से हो रहे होंगे। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो सफदर बेएहतियात हंस पड़ा। मिस जूलिया ये सब बातें आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर करती हैं, लेकिन ऐसे आदमी को ज़िंदा छोड़ना हमाकत है। ये घटिया दर्जे के मुजरिम है, उनका कोई वादा देरपा हो ही नहीं सकता। सफदर ने जवाब दिया। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, बैरूनी राहदारी से तेज़ कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो दोनों चौंक पड़े। कमरे का दरवाज़ा खुला तो तनवीर और जूलिया अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ राफ का? सफदर ने कहा। वही जो ऐसे मुजरिमों का होता है, जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। उसने इमरान के बाहर जाने के बाद जूलिया को अपने साथ शराब पीने की दावत दी, जिस पर जूलिया ने उसे झाड़ दिया तो राफ यकलख गुस्से में आ गया। उसने जूलिया और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन हम पहले ही ऐसे किसी इक़दाम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। इससे पहले कि वो हम तक पहुँचता, मैंने उस पर फायर खोलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। इतने घुमा फिरा कर बात करने की क्या ज़रूरत थी? राल्फ इतना अहमक तो नहीं था जितना तुम उसे ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो घटिया जहन का आदमी था, इसलिए उसने जूलिया को अपने साथ शराब पीने की ही दावत नहीं दी होगी, बल्कि दावत में अपनी फितरत के मुताबिक मज़ीद साथ देने की बात कर दी होगी, और उसके नतीजे में बहरहाल उसे मरना ही चाहिए था। इमरान ने कहा तो जूलिया का सता हुआ चेहरा बेएहतियात खिल उठा। शायद इमरान की इन फिक्रों ने उसकी निस्वानी अना को तस्कीन पहुँचाई थी। इमरान साहब, इस बार मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मुझे महसूस होता है कि हम अपना मिशन पूरा ना कर सकेंगे। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान समेत सब चौंक पड़े। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? इमरान के बजाय सफदर ने कैप्टन शकील से मुहातिब होकर कहा। हम पाकिस्तान से ये मिशन लेकर चले थे कि हमने पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आसिफ को वापस ले जाना है, लेकिन यहाँ आकर आखिरकार जो कुछ मालूम हुआ वो ये कि डॉक्टर आसिफ को सेक्शन हेडक्वार्टर पर ले जाया गया, फिर उसे मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया गया। वो हलाक हो गया और हमने सिर्फ ब्लैक थंडर की एक लिबार्टी तबाह कर दी और बस। अब हम सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकू ट्रेस करने के लिए टकरे मारते फिर रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि हमें इसका मोहल्ले वकू मालूम हो ही जाता है, तो क्या सेक्शन हेडक्वार्टर की तबाही से हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा? इसलिए मेरा ख्याल है कि हमने अब तक जो कुछ कर लिया वो ही बहुत है, अब हमें वापस जाना चाहिए। कैप्टन शकील ने कहा। तुमसे ये किसने कहा कि हमारा मिशन सेक्शन हेडक्वार्टर को तबाह करना है? इमरान ने कहा तो इस बार चौंकने की बारी कैप्टन शकील की थी। क्या मतलब? फिर आप उसे क्यों ट्रेस करते फिर रहे हैं? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब का मतलब है कि वो सिर्फ फार्मूला वापस हासिल करेंगे, उसे तबाह नहीं करेंगे। सफदर ने अपने तौर पर वजाहत करते हुए कहा। क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, हमारे एक साइंसदान को जो बीमार था अगवा करके उसे यहाँ लाया गया, फिर उसे हलाक कर दिया गया। उसे हर कीमत पर तबाह करना पड़ेगा, जूलिया ने यकलख उसीले लहजे में कहा। मैं जूलिया की तायद करता हूँ, तनवीर ने फ़ौरन ही कहा। मेरा ख्याल है कि सेक्शन हेडक्वार्टर की तबाही इतनी आसानी से नहीं होगी। ये ब्लैक थंडर का सेक्शन हेडक्वार्टर है, किसी आम मुजरिम तंजीम का नहीं, और उसमें काफ़ी तवील अरसा भी लग जाएगा, इसलिए क्यों ना चीफ़ से इस बारे में मज़ीद हिदायत ले ली जाए। सफदर ने कहा। अगर चीफ़ ने वापस आने का कह दिया तो फिर? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर वापस चले जाएंगे, हमने तो बहरहाल उनके हुक्म की तामील करनी है। सफदर ने कहा। लेकिन फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो चेक नहीं मिलेगा। इमरान ने फ़ौरन ही मुँह बसोरते हुए कहा। जाहिर है नहीं मिलेगा, क्योंकि मिशन ही मुकम्मल नहीं हुआ। जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो ये फ़िक्र कहकर इमरान से कोई इंतकाम ले रही हो। सॉरी, फिर मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे तो आगा सुलेमान पाशा ने गोली मार देनी है। इमरान ने कहा। लेकिन अगर तुमने चीफ से पूछे बगैर सेक्शन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, तभी तुम्हें चेक नहीं मिलेगा, क्योंकि मिशन तो फिर भी मुकम्मल नहीं होगा। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, सेक्शन हेडक्वार्टर की तबाही के बाद कुछ ना कुछ बहरहाल मिल ही जाएगा। इमरान ने कहा। मैं चीफ से बात करती हूँ, जूलिया ने कहा, और एक तरफ पड़े हुए फ़ोन की तरफ मुड़ गई। उसने फ़ोन का रिसीवर उठा और पहले इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी से उसने सार्को से पाकिस्तान और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के राब्ता नंबर मालूम किए। फिर कैडल दबाकर उसने टोन आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आहर में से लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। एक्सट्रू राब्ता कायम होते ही एक्सट्रू की महसूस आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हो चीफ, जूलिया ने मोदबाना लहजे में कहा। क्यों फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से लहजा मज़ीद सर्द हो गया था। चीफ, आइंदा के लिए मज़ीद हिदायत लेने के लिए मैंने कॉल किया है। मैं आपको तफसीली रिपोर्ट दे देती हूँ ताकि उसकी रोशनी में आप हमें मज़ीद हिदायत दे सकें, जूलिया ने मोदबाना लहजे में कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहता, इसलिए तुम जो रिपोर्ट मुझे देना चाहती हो वो पहले से मुझे मालूम है। तुम्हारी रिपोर्ट यही होगी कि टोक्यो में मौजूद लिबर्टी से डॉक्टर आसिफ को सेक्शन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया और वहाँ इंतहाई जदीद मशीनरी से उसके जहन में मौजूद उस मखसूस फार्मूले के सिलसिले में जो तमाम मालूमात हासिल कर ली गई और डॉक्टर आसिफ को हलाक कर दिया गया या वो हलाक हो गया। फिर तुमने वो लिबर्टी तबाह कर दी और अब तुम सार्को में मौजूद हो ताकि वहाँ के एक आदमी राव से सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकू मालूम कर सको। यही रिपोर्ट देना चाहती हो तुम?
दूसरी तरफ से कहा गया तो जूलिया समेत साथियों के चेहरों पर हैरत और तहसीन के तासुरात उभर आए, जबकि इमरान दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सारगा पहुंचकर सबसे पहले एक पब्लिक फ़ोन बूथ से ब्लैक ज़ीरो को कॉल करके उसे ना सिर्फ तफसील बता दी थी, बल्कि उसे कह दिया कि अगर कोई साथियों से मज़ीद हिदायत लेने के लिए कॉल करे तो वो उसे कह दे कि उसे फार्मूला चाहिए और बस। सेक्शन हेडक्वार्टर को तबाह करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है स्टीव, आप दुरुस्त कह रहे हैं, जूलिया ने जवाब दिया। तुमने बहरहाल अच्छा किया कि मुझे कॉल कर लिया। डॉक्टर आसिफ की मौत के बाद मुझे वो फार्मूला चाहिए जो पहले पाकिस्तान से चुराया गया और फिर डॉक्टर आसिफ से मालूमात हासिल करके उसे मुकम्मल किया गया। जहाँ तक सेक्शन हेडक्वार्टर की तबाही का ताल्लुक है, तो अगर उसे तबाह किए बगैर फार्मूला मिल सकता है तो उसे तबाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह ब्लैक थंडर और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग भी शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सलामती को रिस्क में डाला जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो फिर बेशक उसे तबाह कर देना, क्योंकि बहरहाल फार्मूला पाकिस्तान का और वो मुझे हर कीमत पर वापस चाहिए। चीफ ने जवाब देते हुए कहा। चीफ, मैं अली इमरान MSc एक्शन बोल रहा हूँ। इमरान ने अचानक जूलिया के हाथ से रिसीवर लेते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? चीफ ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर लिबर्टी के साथ फार्मूला भी तबाह हो गया तो फिर क्या होगा? इमरान ने कहा, तो भी मिशन नाकाम समझा जाएगा और नाकामी का मतलब तुम खूब समझते हो। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। चीफ आखिर कैसे मालूम कर लेता है वहाँ बैठे बैठे? जूली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि उसके पास कोई जादू का गोला है जिसमें वो सब कुछ बैठा देखता रहता है। इमरान ने फ़ौरन ही कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े, जबकि मेरा अंदाज़ा है कि इमरान साहब हम सबसे हटकर चीफ को साथ साथ ब्रीफ करते रहते हैं। अचानक कैप्टन शील ने कहा तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। लो ढंडोरा शहर में और बच्चा बगल में, ये बात हो गई। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। इमरान साहब तो मुस्तकिल हमारे साथ रहते हैं और फिर उन्हें ब्रीफ करने का क्या फ़ायदा हो सकता है? बहरहाल चीफ के जो ज़राए हैं इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम बताओ कि तुम वो फार्मूला कैसे हासिल करोगे? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, फार्मूला सेक्शन हेडक्वार्टर में है और सेक्शन हेडक्वार्टर में दाखिल हुए बगैर फार्मूला नहीं मिल सकता, और जहां हम जैसे सब्ज़ कदम दाखिल हो जाएं वो जगह तबाही से बहरहाल किसी सूरत बच नहीं सकती। अब बाकी अंदाज़ा तुम कर लो। इमरान ने कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। इमरान साहब, आपके जहन में क्या प्लानिंग है? क्योंकि फार्मूला लिए बगैर चीफ ने मिशन को नाकाम किया देना है, और नाकामी का मतलब सिर्फ आपको चेक ना मिलना ही नहीं बल्कि हम सबके डेथ ऑर्डर भी जारी हो सकते हैं। कैप्टन शील ने कहा तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। ये मतलब तुम्हारे लिए हो सकता है क्योंकि तुम सब सीक्रेट सर्विस के रुकन हो, मैं नहीं। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा चेक यही मिलेगा, ना मिले मैं मिन्नत समाजत करके आगा सुलेमान पाशा को मना लूँगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि हमारे डेथ ऑर्डर जारी कर दिए जाएँ? जूलिया ने उसीले लहजे में कहा, मैं तो नहीं चाहता, तुम्हारा चीफ चाहता और इसलिए तुम जानो और तुम्हारा चीफ जाने। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, चीफ पीछे नहीं हट सकते। मिस जूलिया और हालात क्या रुख एहतियार करते हैं इस बारे में फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें बहरहाल मिशन मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ना है। कैप्टन शील ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए।